हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं श्रीमती ऋतु अरोरा, नागरिक शास्त्र की कक्षा 12 की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग चौथा चैप्टर पाठ 4 सत्ता के वैकल्पिक केंद्र पिछले 5 वीडियो से 5 लेक्चर्स से पढ़ रहे थे। आज उसी का 6th लेक्चर है, कंटिन्यूशन, जिसमें हम लोगों ने 5 वीडियोस में सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में पहले यूरोपीय संघ का उदय देखा, फिर हमने आसियान का उदय देखा। दो प्रमुख शक्तियां जो उभरती हुई सामने आ रही थी, एक यूरोपीय संघ और दूसरा आसियान, इसके बारे में पूरा अध्ययन किया। तीसरा जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं, वैकल्पिक केंद्र के रूप में चीन एक बहुत बड़ी सत्ता के रूप में उभर करके सामने आ रहा है। चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लगातार इतना अधिक चीनी अर्थव्यवस्था अपने को विकास के मार्ग पर ले जा रही है कि ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि 2040 तक चीन विश्व में सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकता है। तो अब हम इस लेक्चर में चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान पर चर्चा करेंगे, किस प्रकार चीन एक आर्थिक शक्ति के रूप में विश्व के सम्मुख आने का प्रयास कर रहा है। किन आधारों पर हम कह सकते हैं कि चीन जो है वो विश्व की एक बड़ी शक्ति बन जाएगा। आज का हमारा टॉपिक यही है बच्चों, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। तो ये तीसरा हो गया। उसमें हम लोगों ने पहले पढ़ा यूरोपीय संघ का उत्थान, उसके प्रमुख कारण, उसके बारे में पूरी जानकारी हमने हासिल की। फिर हमने आसियान के बारे में पढ़ा, किन देशों का आसियान एक संगठन है, 10 देशों का संगठन था आसियान, उसके बारे में जाना। और अब हम जानने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, विचार करने जा रहे हैं चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान। जैसा कि मैंने सब टॉपिक आपको सामने रखा भी है, सन 2040 तक चीन एक आर्थिक शक्ति। निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि सन 2040 तक चीन विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होगी। पहला कारण है आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद से चीन तेजी से आर्थिक प्रगति के रास्ते पर निरंतर अग्रसर है। यदि उसने इसी गति से आर्थिक सफलता जारी रखी तो वह दिन दूर नहीं जब वह 2040 तक विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए उससे काफ़ी आगे निकल जाएगा। आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी देशों से संबंध रहते हुए चीन पूर्व एशिया के विकास का इंजन बना हुआ है। इस कारण से क्षेत्रीय मामलों में उसका प्रभाव अत्यधिक बढ़ गया। चीन की विशाल जनसंख्या, बड़ा भूभाग, संसाधन, क्षेत्रीय अवस्थिति तथा राजनीतिक प्रभाव इस तीव्रता से बढ़ने वाली आर्थिक वृद्धि के साथ मिलकर उसके प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने की अपेक्षा अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला। शॉक थेरेपी क्या थी बच्चों, हम लोग पढ़ चुके हैं शॉक थेरेपी। जब कोई देश अपनी आर्थिक नीतियों में एकाएक परिवर्तन कर देता है, अर्थात अगर हमने पूंजीवाद अपनाया था तो पूंजीवाद को छोड़ करके हम एकदम से समाजवाद या साम्यवाद में आ जाएंगे तो वो शॉक थेरेपी कहलाएगी। लेकिन चीन ने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे परिवर्तन किया, धीरे धीरे उसमें परिवर्तन चरणबद्ध तरीके से खोलने का प्रयास किया। दूसरा है नवीन आर्थिक नीतियों की वजह से चीन की अर्थव्यवस्था को अपनी गतिहीनता से उबरने में सहायता मिली। कृषि के निजीकरण की वजह से चीन कृषि उत्पादों एवं ग्रामीण आय में उल्लेखनीय वृद्धि करने में सक्षम हो पाया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिणाम बढ़ा और इससे ग्रामीण उद्योगों की संख्या में बड़ी तीव्रता से परिवर्तन आया। जब उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था में तेजी देखी गई तो निश्चित रूप से चीन विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा था। नवीन व्यापारिक कानूनों और विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण से विदेशी व्यापार में भी चीन ने उल्लेखनीय बढ़ोतरी महसूस की।
तीसरा है संपूर्ण विश्व में चीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सर्वाधिक आकर्षक देश बनकर उभरा है। आज अगर हम विश्व में देखें तो कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जहां चीन के उद्योग स्थापित नहीं हो। वर्तमान में चीन के पास विदेशी मुद्रा के विपुल भंडार मौजूद हैं। इसके बलबूते वह अन्य देशों में निवेश कर रहा है। सन 2001 में चीन विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित हो गया। इस प्रकार दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ाया। अब चीन की आगामी योजना विश्व आर्थिकी से अपने जुड़ाव को मजबूत करके भविष्य को विश्व व्यवस्था को अपनी मनमर्जी का स्वरूप देना है। अर्थात जैसा चीन चाहता है वैसे विश्व में अन्य सारी गतिविधियां हों ताकि सभी चीन का लोहा मानने को तैयार हो जाए। वर्तमान में चीन क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर एक आर्थिक शक्ति बन करके उभर रहा है और सभी उसका लोहा मानने पर मजबूर हो गए हैं। चीनी अर्थव्यवस्था पर बाह्य विश्व से जुड़ाव और परस्पर निर्भरता से यह स्थिति उत्पन्न कर दी है कि अपने व्यावसायिक सहयोगियों पर चीन का वर्चस्व स्थापित हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि शीघ्र ही चीन और ताइवान के मतभेद भी समाप्त हो जाएंगे और ताइवान चीन की अर्थव्यवस्था के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ जाए। सन 1997 में वित्तीय संकट के पश्चात जब आसियान देशों की अर्थव्यवस्था डगमगाई थी, तब चीन ने उसे आर्थिक मदद दे करके उसको उभारने में अत्यधिक सहायता पहुंचाई थी। लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में निवेश और सहायता भी चीनी नीतियां ये बताती हैं कि विकासशील देशों के मामलों में चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभर रहा है। अतः हम ये कह सकते हैं कि चीन की विकास दर यदि इसी प्रकार रही तो सन 2040 तक उससे पहले ही विश्व में सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में चीन उभर कर सामने आएगी। अमेरिकी सरकार और विभिन्न अर्थशास्त्रियों का भी चीन के बारे में यही अभिमत है। माओ युग के पश्चात चीन की आर्थिक स्थिति। बेटा, माओ चीन के एक प्रमुख नेता थे। चीनी नेतृत्व में 1970 के दशक में आर्थिक संकट से उबरने के लिए कुछ नीतिगत निर्णय लिए गए। वो नीतिगत निर्णय क्या है? पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध स्थापित करना। चीन ने अपनी नीतियों में सबसे पहला प्रयास किया कि चीन ने अपने राजनीतिक चाउ एन लाई एवं आर्थिक एकांतवास को समाप्त करने के लिए 1972 से ही संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध बनाने प्रारंभ कर दिए। तो चीन ने सबसे पहला प्रयास ये किया कि उसने अमेरिका के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ करने में बहुत अधिक तवज्जो दी, बहुत अधिक महत्व दिया। दूसरा, उसने आर्थिक आधुनिकीकरण को अपनाया। आर्थिक आधुनिकीकरण सन 1973 में जो तत्कालीन चीनी प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई, उन्होंने कृषि, उद्योग, सेना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। तीसरा, आर्थिक सुधारों एवं खुले द्वार की नीति। सन 1978 में तत्कालीन चीनी नेता देंग शाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधार और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। ध्यान दीजिए बच्चों, कौन सी नीति घोषित की उन्होंने? चीनी नेता शाओपिंग ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति घोषित की। खुले द्वार की नीति क्या होता है बच्चों? मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। जब कोई 2 देशों या 3 देशों के मध्य आपस में किसी प्रकार की रोक टोक विश्व व्यापार में नहीं पाई जाती, आयात निर्यात में नहीं पाई जाती, तो उसे खुले द्वार की नीति कहा जाता है। अब नीति यह हो गई है कि विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश में उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। कोई भी देश दूसरे देश में आराम से धन लगा करके कोई भी उद्योग स्थापित कर सकता है। चीन सन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में भी शामिल हो गया।
और चौथा है बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाएं। चीन ने अपने देश के आर्थिक विकास करने के लिए बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाया। बाजार मूलक यानी बाजार की जो शक्तियां मांग और पूर्ति की शक्तियों पर आधारित थी। चीन ने बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए शॉक थेरेपी पर अमल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। इस संबंध में सर्वप्रथम सन 1982 में खेती का निजीकरण किया गया, यानी कृषि का निजीकरण कर दिया गया, कृषि निजी व्यक्तियों के हाथ में दे दी गई। तत्पश्चात 1998 में उद्योगों का निजीकरण कर दिया गया। हालांकि चीन पूरी तरीके से साम्यवादी देश था, लेकिन उसने पूंजीवाद के अधीन जो निजीकरण है उसको अपनाया तथा व्यापार संबंधी अवरोधों को मात्र विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए ही हटाया गया, जहां विदेशी निवेशक अपने उद्योग स्थापित कर सकते हैं। माओ युग के पश्चात नई आर्थिक नीतियां अपनाने के कारण सन 1949 में माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति के बाद से चीन पर्याप्त आर्थिक विकास नहीं कर पा रहा था। क्या कारण थे कि उसके अंतर्गत पर्याप्त आर्थिक विकास नहीं हो रहे थे? तो जिसके कारण उसने कुछ ऐसे कदम उठाए कि चीन में नीतिगत निर्णय लिए गए। पहला कारण था चीनी अर्थव्यवस्था की विकास दर 5 से 6% के मध्य थी। ये बहुत बड़ा कारण है बच्चों, क्योंकि आपको मालूम है कि चीन जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 पर है, भारत नंबर 2 पर है और चीन नंबर 1 पर। तो जो आर्थिक विकास हो रहा था वो 5 से 6% हो रहा था, लेकिन जनसंख्या 2 से 3% की वार्षिक वृद्धि से बढ़ रही थी। तो इस विकास दर की प्रभावशीलता को कम कर दे रही। जब जनसंख्या 3% बढ़ रही है, आर्थिक विकास 5% है, तो केवल 2% का अंतर था, जिससे देश का विकास संभव नहीं हो रहा। यानी जो बढ़ी हुई जनसंख्या थी वो विकास से वंचित हो जा रही थी, विकास बहुत थोड़े ही लोगों को मिल रहा था। दूसरा कारण क्या था? चीन की राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था के कारण खेती की पैदावार उद्योगों को आवश्यकता अनुसार अधिशेष नहीं दे पाती थी। यानी चीन में जब राज्य का साम्यवाद का नियंत्रण था, तो साम्यवाद या समाजवाद में जब खेती में पैदावार होती थी तो इतना ही उत्पादन हो पा रहा था कि देश की जितनी जनसंख्या है उसको खाद्य पदार्थ की प्राप्ति हो सके, शेष नहीं बच रहा था जो उद्योगों में काम आए। भाई, आपको चीनी बनाने के लिए गन्ना चाहिए, आपको अनेक ऐसी चीज़ें बनाने के लिए कृषि पदार्थ चाहिए जो कृषि से उत्पन्न हो। अगर उसमें कृषि में कुछ भी शेष नहीं रहेगा देश की मांग के बाद, तो व्यापार नहीं हो सकता। तीसरा, औद्योगिक उत्पादन तेजी से नहीं बढ़ रहा था, विदेश व्यापार बहुत कम था और चीन के निवासियों की प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। ये 4-5 कारण थे कि जिसके कारण माओ युग के पश्चात नई आर्थिक नीतियां अपनाने का प्रयास किया गया। तो इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने नई आर्थिक नीतियों को अपनाया। कौन कौन सी आर्थिक नीतियों को अपनाया जिससे लाभकारी परिणाम सामने आए? नई आर्थिक नीतियों के कारण चीन की अर्थव्यवस्था में अपनी जड़ता से उभरने में सहायता प्राप्त हुई। तो कौन कौन से कारण थे? पहला, कृषि उत्पादों और ग्रामीण आय में वृद्धि। कृषि के निजीकरण के कारण कृषि उत्पादों तथा ग्रामीण आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत का परिणाम बहुत ही बड़ा और इससे ग्रामीण उद्योगों की तादाद बड़ी तेजी से बढ़ी। दूसरा, वृद्धि दर में बढ़ोतरी हुई। नई आर्थिक नीतियों के कारण उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर तेज रही। तीसरा, विदेश व्यापार में वृद्धि। व्यापार के नए कानून तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों के निर्माण से विदेश व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश।
नई आर्थिक नीतियों के कारण चीन पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा। और पांचवा है चीन की आर्थिकी में नाटकीय सुधार। नई आर्थिक नीतियों से चीन की आर्थिक स्थिति में नाटकीय सुधार हुआ। जैसे नाटक में एकदम से परिवर्तन हो जाता है, ऐसे चीन में भी एकदम से परिवर्तन देखा गया। अब चीन के पास विदेशी मुद्रा के विशाल भंडार हैं और इसके दम पर चीन दूसरे देशों में निवेश कर रहा है, पूंजी लगा रहा है। अब चीन की योजना है विश्व आर्थिकी से जुड़कर और गहरा करके भविष्य में विश्व व्यवस्था को मनचाहा रूप देने प्रयास कर रहा। लेकिन इन नई आर्थिक नीतियों को तो चीन ने अपना लिया, लेकिन उसके अनेक दुष्परिणाम भी सामने आए। सबसे पहला क्या दुष्परिणाम सामने आया नई आर्थिक नीतियों के परिणाम स्वरूप? चीन में जो सुधार किए गए उससे यद्यपि चीन की अर्थव्यवस्था को अत्यधिक लाभकारी परिणाम मिले, लेकिन वहां इन सुधारों का लाभ हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं हुआ, हर किसी को प्राप्त नहीं हुआ। नई आर्थिक नीतियों को लागू करने से चीन में बेरोजगारी बढ़ी और 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में आज भी वहां बेरोजगार हैं। वहां महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालत बहुत खराब है। नई आर्थिक नीतियों के कारण चीन में पर्यावरण को हानि पहुंच रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। नई आर्थिक नीतियों के कारण गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ रही है। गांव और शहर के तथा तटीय क्षेत्र और मुख्य भूमि पर रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक अंतर बढ़ता जा रहा है। अगर चीन को देख करके भारत में भी परिवर्तन किया जाए, क्योंकि चीन के बाद दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या भारत की है, तो क्या हम भी चीन के बराबर या उससे आगे निकलने की कोशिश कर सकते हैं? भारत में ऐसे 200 से ज्यादा क्षेत्रों को मंजूरी देना भारतीय हितों के सर्वथा अनुकूल होगा कि कृषि क्षेत्र में को निजीकरण कर दिया जाए ताकि कृषि उत्पादन में वृद्धि हो, औद्योगिकरण में निजीकरण को प्रोत्साहन दिया जाए, लघु और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए ताकि भारत में भी चीन के समान विकास की लय हम पकड़ सकें, विकास की गति हम पकड़ सकें। चीन ने मुक्त द्वार की नीति का अनुसरण कर अपने आप को वैश्वीकरण और उदारीकरण अर्थव्यवस्था से जोड़ करके तेजी से आर्थिक प्रगति की, अर्थात चीनी दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। साम्यवाद की जगह पूंजीवाद को अपनाया गया। समाजवाद से धीरे धीरे पूंजीवाद तथा वैश्वीकरण तथा स्वयं को उदारीकरण से जोड़ना तथा चीनी उत्पादों को अन्य देशों में भेजते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक प्रतिस्पर्धाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, ये चीन ने महत्वपूर्ण रूप से अपने देश में अपनाया। आपको मालूम है बच्चों, चीन विश्व में सर्वाधिक साइकिल प्रयोग करने वाला देश है। साइकिल के 2 पहिए होते हैं, तो चीन ने वैसे ही किया। साइकिल के 2 पहिए यानी एक पहिए को अगर हम पूंजीवाद मान लें, दूसरे को साम्यवाद मान लें, तो चीन ने भी यह दोहरापन अपनाया। एक तरफ तो चीन साम्यवादी विचारधारा वाले देश का प्रतिनिधित्व होने की बात करता है, वहीं दूसरी ओर वह अपनी अर्थव्यवस्था में सम्मिलित होने के लिए डॉलर अर्थात पूंजीवादी व्यवस्था को आमंत्रित कर रहा है। तो इस प्रकार चीन एक साइकिल के 2 पहियों के समान अपनी विचारधारा को आगे लेकर के चल रहा है। एक पहिया साम्यवाद का नेतृत्व कर रहा है और एक पहिया पूंजीवाद का नेतृत्व कर रहा है। लेकिन अगर हम कुछ पिछले दिनों का अध्ययन करें तो धीरे धीरे चीन साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बढ़ता चला जा रहा है। पूरी तरह साम्यवाद नहीं छोड़ा,
पूरी तरीके से पूंजीवाद को भी नहीं अपनाया, लेकिन साम्यवाद की जगह कई कई जगहों पर कई कई क्षेत्रों में पूंजीवाद को अपनाता चला जा रहा। अब नेक्स्ट वीडियो में आएगा बच्चों, चीन के साथ भारत के संबंध कैसे, कब कौन से प्रधानमंत्री आए गए, विदेश यात्राएं हुई, हमारे और चीन के संबंध कैसे हैं। वो तो खैर हालात आज भी आप देख रहे हैं और उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि चीन और भारत के बीच बहुत अधिक मित्रता तो नहीं पाई जाती। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यही पढ़ेंगे, भारत और चीन के संबंध कैसे। आपको शायद मालूम भी होगा, पहले आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे कि चीन ने भारत पर 1962 में आक्रमण भी किया था, जिसमें भारत को हार का भी सामना करना पड़ा था, क्योंकि भारत उस समय सैन्य दृष्टि से बहुत अधिक मजबूत नहीं था। तो ये सब बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज के लिए यहीं तक बच्चों। आज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, पहला, चीन ने आर्थिक सुधारों एवं खुले द्वार की नीति की घोषणा कब की। दूसरा, निकट भविष्य में कौन सा देश विश्व आर्थिक शक्ति बन सकता है। माओ युग के बाद चीन की आर्थिक व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए। चौथा, चीन किस विचारधारा को अपनाए हुए। और पांचवा, चीन में नई आर्थिक नीतियों के 2 दुष्परिणाम बताएं। आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू। अगर आप वीडियो को बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सारे वीडियो मिल जाएं। अगर आप व्हाट्सएप ना भी खोलें तो आपको मिलते चले जाएं, तो सब्सक्राइब करेंगे तो आप ही के लिए आसानी होगी बच्चों। थैंक यू बच्चों।